पड़ोसी ने जानबूझकर अपनी सीवेज पाइप मेरे धान के खेत में खोल दी। बिना बहस किए मैंने पुलिस तक को नहीं बुलाया। खेत सुखाकर मैंने वहाँ पोपलर लगा दिए। सबने मेरा मजाक उड़ाया, पर वे बेखबर थे कि पेड़ों की जड़ें उनके मकान की नींव तक पहुँच चुकी थीं। एक सुबह मैं अपने धान के खेत पहुंचा। जैसे ही मेरा टखना पानी में गया, कुछ गर्म सा उस पर लिपट गया। फिर बदबू आई, सड़ी हुई, इतनी तेज कि उल्टी आ जाए। भूरी कीचड़ खेत के कोने से उबलती हुई निकल रही थी। धीरे धीरे मेरे ध्यान से संवारे गए धान के खेत के हर इंच पर फैलती जा रही थी। जो पौधे कभी चमकीले हरे थे, अब पूरी तरह पीले पड़कर मर चुके थे। मैं बस वहीं खड़ा रह गया। इतना सन्नाटा छा गया कि सीने में घुटन सी महसूस होने लगी। मैं कीचड़ का पीछा करते हुए उसके स्रोत तक गया, झाड़ियों को हटाया और वहाँ एक ग्रे पीवीसी पाइप देखा जो बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। उसका दूसरा सिरा सीधे मेरे पड़ोसी वांग देहाई के नए आलीशान बंगले तक जा रहा था। गुस्सा तुरंत मेरे अंदर दौड़ गया। यह आदमी हमेशा गाँव में अपनी धौंस जमाता रहा है, और जब उसने वह बंगला बनाया तो हमारे खेत की मेड़ को भी धक्का देकर ज्यादा जमीन हड़प ली थी। उसी वक्त मेरा मन किया कि सीधे उसके पास जाकर भिड़ जाऊं, लेकिन घर पर अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल आते ही मैंने अपने सारे गुस्से को अंदर ही दबा लिया। उससे लड़ना बेकार था। पुलिस को बुलाने पर भी शायद वह बस पाइप हटा देगा और मुझे कुछ पैसे थमा देगा, लेकिन बात सिर्फ पौधों की नहीं थी, ये मेरी इज्जत की बात थी। कुछ $100 इस आदमी के लिए कुछ भी मायने नहीं रखते थे। मैं झुक गया, अपनी उंगलियां उस ठंडी सख्त पाइप पर फिराईं और उसकी नींव को घूरते हुए चुपचाप ये समझने लगा कि वह ड्रेनेज लाइन कहाँ से गुजरती है। उस रात मैंने अपने परदादा की पुरानी खेती की पंचांग निकाली। उसमें लिखा था कि पॉपुलर के पेड़ों की जड़ें बहुत आक्रामक होती हैं, तेजी से बढ़ती हैं, इतनी ताकतवर कि पत्थर तक फाड़ सकती हैं। मैंने वह पन्ना पढ़ा और मुस्कुरा दिया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले मैंने अपनी कुदाल उठाई और बाहर निकल पड़ा। दूषित खेत को साफ करने के बजाय मैंने दूसरी तरफ नाली खोदना शुरू कर दिया। मैंने गांव से एक पुराना डीजल पंप उधार लिया और उस काले गाद और सड़े हुए पौधों की हर एक बूंद को दूर एक खाई में निकाल दिया। उस बदबू ने पूरे गांव में फैल गई। पड़ोसी नाक दबाते हुए वहां से गुजरते, मुझे अजीब नजरों से देखते। बूढ़े चेन अपनी छड़ी के सहारे लंगड़ाते हुए आए। बूढ़े चेन ने पूछा, श्याओली, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम इसे सुखाकर फिर से बोओगे? मैंने कहा, इस पूरे खेत का इस सीजन के लिए सत्यानाश हो गया है। मैंने धान की खेती छोड़ दी है। बूढ़े चेन ठिठक गए। धान की खेती छोड़ दी तो फिर तुम और तुम्हारी माँ क्या खाओगे? ये जमीन तो पीढ़ियों से तुम्हारे परिवार में है। मैंने कुछ नहीं समझाया। मैं बस चुपचाप सूखते हुए खेत को देखता रहा। उसी समय एक तेज हॉर्न बजा और वांग देहाई की काली सेडान खेत के किनारे आकर जोर से ब्रेक लगाकर रुक गई। उसने खिड़की नीचे की, अपना बड़ा गोल सिर बाहर निकाला और सबसे घमंडी मुस्कान दिखाई जो तुमने कभी देखी हो। मैंने धीरे धीरे ऊपर देखा और उसकी आंखों में आंखें डाल दी। शांत, बिल्कुल भी विचलित नहीं। स्पष्ट था कि वह इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था। उसके दिमाग में तो मुझे या तो रो पड़ना चाहिए था या उस पर झपट पड़ना चाहिए था। इस तरह वह मुझे नीचा दिखा सकता था, मेरी ओर कुछ $100 फेंक सकता था, जैसे किसी भिखारी को झूठन फेंकना। लेकिन मैंने उसे वह संतुष्टि नहीं दी। मैंने फिर से मुड़कर पंप चलाना शुरू कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने जोर से वार किया, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसने गुस्से में कुछ गालियां बकीं और गाड़ी लेकर चला गया। बूढ़े चेन गुस्से में कांप रहे थे। वह उसे जाते देख रहे थे। मैंने कहा, ऐसे आदमी से बहस बेकार है, बस खुद की बेइज्जती होती है। कुछ दिन बाद खेत आखिरकार सूख गया। जो धान का खेत था अब कीचड़ भरा मैदान बन गया था। फिर एक ट्रक रुका, जिसमें बीज या खाद नहीं बल्कि पोपलर के पौधों की गड्डियां थीं। कुछ पौधे पतले थे तो कुछ मेरी बांह जितने मोटे। मैंने उन्हें उतारकर सावधानी से किनारे सजा दिया। गांव की अफवाहें फिर से तेज हो गईं। उस लड़के का दिमाग खराब हो गया है। एकदम बढ़िया धान का खेत है और ये यहाँ पेड़ लगा रहा है। वांग देहाई हंसा और मेरा मजाक उड़ाने लगा। ली छुआन, तुम तो कंगाल हो गए हो, पागल हो गए हो, है ना? अगर कुछ लगाना ही है तो कम से कम कोई ठीक जगह चुनो। वो जमीन तो गंदे पानी में भीग चुकी है। तुम्हें क्या लगता है उस गंदी कीचड़ में क्या उगेगा? तुम बिल्कुल अपने बाप जैसे हो। ऊपर कुछ ठीक नहीं है। उसकी बातें बहुत चुभी। मेरा फावड़ा बीच में ही रुक गया। सीना कस गया, लेकिन मैंने सिर झुकाए रखा और कुछ नहीं कहा। मैंने और जोर से फावड़ा चलाया और मन ही मन सोचा, तुम लोग जल्दी ही समझ जाओगे। मैं जो बो रहा हूँ वो सिर्फ पेड़ नहीं है, ये तुम्हारी सच्चाई से सामना है। पहली बसंती बारिश आई और सूखी फटी जमीन को भिगो दिया। मैंने जो भी पोपलर के पौधे लगाए थे उन सब में छोटी छोटी हरी कोंपलें निकलने लगी। वो हरे हरे छोटे छोटे धब्बे मुरझाई मरी हुई मिट्टी पर बहुत अलग से दिख रहे थे। उस दिन से यह पोपलर का बाग मेरा पूरा संसार बन गया। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही मैं वहाँ पहुँच जाता, उनकी देखभाल करता। जिस भी पौधे में कोंपल निकली होती उसे पानी देता, खाद डालता और जड़ों के पास की सारी घास उखाड़ देता। कभी कभी मैं किसी तने पर हाथ रखकर उनसे ऐसे बातें करता जैसे वे मेरे साथी हों। मुझे उनकी जल्दी बढ़ने की जरूरत थी। जितनी जल्दी वे बढ़ते मैं अपने मकसद के उतना ही करीब पहुंचता। दिन दर दिन धूप और हवा में मेरी त्वचा और गहरी होती गई और मेरे हाथ खुरदरे और कठोर हो गए, लेकिन मेरी आंखें, उनमें हमेशा एक चमक रहती थी जो उम्मीद और ठंडी गणनात्मक एकाग्रता के बीच कुछ थी। गांव में मेरे बारे में बातें बदल गईं। वो पागल है से वो जुनूनी है तक। कोई समझ नहीं पा रहा था कि एक किसान अपनी फसलें छोड़कर पेड़ों के झुंड के पीछे क्यों भाग रहा है। बूढ़े चेन कई बार मिलने आए, हर बार वही सिलसिला, गहरी सांस। फिर कहते, अपने चाचा की बात सुनो, जब तक मौका है इन पेड़ों को उखाड़ दो। मैं बस मुस्कुरा देता और सिर हिला देता।
मेरी चुप्पी और जिद ने हर सलाह को अनसुना कर दिया। समय चुपचाप शुरुआती गर्मियों में सरक गया और वांग देहाई की वह आलीशान हवेली अब उसमें दरारें दिखने लगी थीं। एक दोपहर में यूं ही उसके पिछवाड़े से गुजर गया। एक झलक में ही मैंने वही देख लिया जिसकी मुझे तलाश थी। मेरी तरफ वाली दीवार के साथ साथ नींव के आधार से एक बारीक दरार चुपचाप ऊपर की ओर बढ़ रही थी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा और संतोष की एक लहर मुझ पर छा गई। यह तो मेरी योजना से भी तेज हो रहा था। कुछ दिन बाद वांग देहाई ने एक राजमिस्त्री को बुलाकर दरार भरवाई। मैं आंगन की दीवार पीछे छिपकर सुनने लगा। राजमिस्त्री ने इसे मामूली धंसाव बताया, पर वांग देहाई बात मानने को राजी न था।